ग्रीटिंग्स एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का लेक्चर 3। आपका स्वागत है प्रॉक्सी ज्ञान के इस चैनल पे, जहां पे हम ईपीएफओ एग्जाम के ऊपर आपको पूरा सिलेबस 100% कवरेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर चेक करें हमारी प्लेलिस्ट में। और 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अब हम तीसरे लेक्चर्स की तरफ अपने बढ़ रहे हैं और सब्सिक्वेंटली एवरी डे बेसिस पे आपको ये पूरा कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस मैं पढ़ाने वाला हूँ। अपने बारे में बता दूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है लॉ में और मैं करंटली पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ क्रिमिनल लॉ में, और मेरी लगभग 2 साल की प्रैक्टिस रह चुकी है हाई कोर्ट में। तो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का। तो जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी मैं आपको इसके बारे में भी बताता रहूँगा। प्रैक्टिकल नुएंसेस ऑफ द लॉ क्या होते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता रहूँगा। करेक्ट? तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ऊपर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी हम बात करते हैं ट्राई पार्टाइट सोल्यूशन की। ट्राई पार्टाइट सोल्यूशन का सिंपल सा सेंस हमारे केस में ये रहता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, वर्कर्स, मैनेजमेंट, ये सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्राईपार्टाइट सेटलमेंट की बात करते हैं, ट्राईपार्टाइट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है कि 3 पार्टीज़ हैं, देयर आर 3 पार्टीज़, और ये 3 पार्टीज़ का आपस में इंटर रिलेशन होता है। अब जब हम लेबर लॉस की बात कर रहे हैं और हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो 3 पार्टीज़ हैं इसमें सबसे टॉप पे गवर्नमेंट होती है, उसके बाद यहाँ पे वर्कर्स होते हैं और यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट होता है। तो इनके बीच में देखिए, यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, वर्कर्स का भी और मैनेजमेंट का भी। मैनेजमेंट चाहता है कि प्रोडक्शन जो है वो हमेशा बना रहे। मैनेजमेंट प्रॉफिट के बारे में सोचता है, राइट? मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट प्रॉफिट। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोचती है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वर्कर्स का कोई नुकसान हो। वर्कर्स अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ वर्कर्स अपने राइट्स के बारे में भी सोचते हैं, राइट? तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है उसमें इस ट्राईपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। और ट्राईपार्टाइट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बोलता है कि देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्या होता है? ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अपने इंटरनल लॉज में भी इस चीज़ को सेटल कर सकती है और बाय पार्टाइट सेटलमेंट भी कर सकती है। बाय पार्टाइट सेटलमेंट मतलब जब हम कंपनी में काम करने जाते हैं या कोई लेबर जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है तो रिटन एग्रीमेंट करा लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। उसके बाद हमें देखना है कि फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट क्या क्या है। और जब हम फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक्स, लॉकआउट और घेराव, ये तीनों के ऊपर हमें बात करना है और इन तीनों के बीच में जो एसेंशियल डिफरेंसेस हैं वो भी समझना है। आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स जो होते हैं, राइट, लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक्स, दीज आर रेगुलेटेड। इसका मतलब कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किस तरह के लॉकआउट्स और किस तरह की स्ट्राइक्स वैलिड हैं, लीगल हैं, उसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ऐसा खुद सोच के देखिए कि अगर कोविड-19 जिस समय फैल रहा था उस समय कोविड वैक्सीन्स बन रही थी। जस्ट इमेजिन अ सिनारियो कि एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपके जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो काम करने से मना कर दें ऑल ऑफ अ सडन इन द डेड ऑफ द नाइट। और क्यों? क्योंकि उनको ये रहेगा कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ रिस्क पे है और वो ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन दैट सिनारियो। अब कोरोना का जो वैक्सीनेशन है दैट इज़, यू नो दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये हेल्थ हज़ार्ड था, हेल्थ इमरजेंसी थी एक तरीके की, है ना? और ऐसे में अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और लेबरर्स के बीच में डिस्प्यूट आ जाए तो इट कैन बी अ हेल्थ डिज़ास्टर। तो ऐसी चीज़ों में हमारे यहाँ पे इनको रेगुलेट कर दिया गया है, रेगुलेट, राइट? और साथ में रेगुलेशन का मतलब ये रहता है कि जो लॉज हैं वो ऑलरेडी बना दिए गए हैं।
अब अगर इलीगल स्ट्राइक हो जाए और ऐसी सिचुएशन में लॉकआउट हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्या सिविल लाइबिलिटी होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, यानी कि मुआवजा देना पड़ेगा, या जेल होगी? इसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के फाइनली मशीनरी के ऊपर बात करनी है कि किस तरीके से सेटल किया जाता है डिस्प्यूट्स को, और वहाँ पे हम ट्राइपार्टाइट मशीनरी और वर्कर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जहाँ से भी एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस ईयर का है, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट किस ईयर का है, तो करेक्ट आंसर है 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। अलग अलग समय पे इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड की गई है, तो वो ईयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्टिकुलरली ईपीएफओ एग्जाम के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए एग्जाम्स के लिए। अगर लॉ बेसिस का पेपर होता तो वो सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, बट देन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओनली इट एप्लीकेबिलिटी इज दैट इज इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, विच मीन्स दैट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट डज नॉट गो बियॉन्ड इंडिया, राइट? द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट डज नॉट गो बियॉन्ड इंडिया. Now, this act does not, however, override the powers of the state legislatures to formulate their own laws. Before this, just understand this. कह रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत बनाई गई एक फोर्स है, उसको हम इंडस्ट्रियल एंटिटी नहीं मानते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर रेलवे ये तो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी, तो इसको क्यों नहीं इंडस्ट्री में मानते हैं? तो भाई ये कानून व्यवस्था ने ऐसा बना रखा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1956 के तहत आरपीएफ को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी आरपीएफ को रेगुलेट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और जो यूनियन पार्लियामेंट है आपका, दोनों लॉज बना सकते हैं। लेकिन ये एक्ट कहीं से भी स्टेट लेजिस्लेचर के राइट्स को जो अधिकार है इनके कानून बनाने के, किससे रिलेटेड? लेबर। तो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि लेबर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है, ठीक है? तो आपको पता है कि लेबर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में बात की गई है, और ये पर्टिकुलरली स्टेट लिस्ट में आता है। कहाँ पे आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं लेबर को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कानून बना सकते हैं। शेड्यूल 1 में अगर बात करें तो टोटल 20 सर्विसेज इंक्लूड की गई हैं, जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, शेड्यूल 1 में, है ना? जिनके ऊपर स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को पर्टिकुलरली क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। अब शेड्यूल 1 की बात करें और उसको सेक्शन 2 सब सेक्शन N क्लॉज 6 के साथ अगर पढ़ें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये डेफिनीशन वाला सेक्शन होता है। सेक्शन 2 में यूजुअली डेफिनीशन दी रहती है, राइट? तो 20 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? ट्रांसपोर्ट बाय लैंड हो चाहे वाटर हो, फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर हो चाहे गुड्स हो। पहली सर्विस है वाटर और लैंड वाली, ट्रांसपोर्ट, राइट? दूसरा है बैंकिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स, डिफेंस, फूड स्टफ्स, फायर ब्रिगेड, कॉपर, लेड, जिंक माइनिंग, कॉपर, लेड और जिंक की माइनिंग, आयरन ओर की इंडस्ट्री, पायराइट्स, फॉस्फोराइट माइनिंग, सर्विस इन द यूरेनियम इंडस्ट्री, सर्विस इन एनी ऑयल फील्ड, हाइड्रोजन गैस, सर्जिकल, pharmaceutical industry, leather industry, etc. are declared as public utility services for the purpose of this act. Entry 7 thereof mentions iron and steel industries also. Now these are the 20 industries which are considered to be public utility. If you will just look on it, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो भी चीज़ें जिसकी ज़रूरत सरकार को पड़ती है, जो भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती हैं, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर यहाँ पे दिख रहा है अपने को। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ऑब्जेक्टिव्स क्या है आफ्टर ऑल? तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स में बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डेफिनेशन दे रखी है इनके ऑब्जेक्टिव्स की, राइट? कि क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वेरियस केसेस में लेट डाउन, राइट? तो यहाँ पे आप ये देख, एक इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको याद रखना था कि गवर्नमेंट, सॉरी टेक्निकल ग्लिच हो गया था, गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर आती हैं। ये याद रखेंगे अपन, ठीक है?
और कोशिश करेंगे कि यहाँ से एमसीक्यू अगर आए तो हमारा गलत ना हो। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बता रहा था। ऑब्जेक्टिव्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है डीमाकुशी टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डीमाकुशी टी स्टेट्स। अब आपको ये समझ में आएगा कि एक तरफ वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट है। उस केस में आईडीए के इंपॉर्टेंस बताए, कहा कि एमिनिटी और गुड रिलेशंस होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, और उसका प्रमोशन होना चाहिए, ऐसे तरीकों का प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ मेजर्स। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जहाँ पे भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो, एम्प्लॉयर्स या वर्कमैन के बीच में हो, या वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में हो, काम करने वालों का आपस में, काम करने वाले का काम करवाने वाले के साथ, और आपस में काम करवाने वालों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, जहाँ पे किसी भी राइट के बारे में बात हो रही हो, और एक ऐसा राइट जो कि ट्रेड यूनियन या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉयर्स का एसोसिएशन या फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स हो, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट दिखाई दे। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरह का संगठन है तो वो रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो लॉ, आइज ऑफ लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड है तो इसका मतलब कि फिर वो रेगुलेटेड भी है, राइट। रेगुलेटर की तरह वो कम ज़्यादा आप उसको कर सकते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये कोशिश करना जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स ना हो। ये आईडीए जो है वो रिजॉल्व कराती है। रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ, रेंट्रेंचमेंट, क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ले ऑफ क्या होता है और रेंट्रेंचमेंट क्या होता है? तो ले ऑफ जो है वो टेम्पररी हो सकता है, ले ऑफ परमानेंट भी हो सकता है अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फाइनेंसेस की कमी है जो कि आपकी सर्विसेज को नहीं ले सकती। रेंट्रेंचमेंट यूजुअली परमानेंट नेचर का होता है जहां पे आपको हटा दिया जाता है बिकॉज कंपनी के पास एक्सेस ऑफ लेबर हो चुका है या आपका काम अनप्रोडक्टिव हो रहा है, आपका काम कंपनी को, इंडस्ट्री को अनप्रोडक्टिव लग रहा है, तो रेंट्रेंचमेंट हो जाता है। और क्लोजर होता है जब परमानेंटली इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से। तो इन सभी में वर्कर्स को रिलीफ मिलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पिस जाएं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी रिकॉग्नाइज करता है। मैंने जैसा कि बताया कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। और बेसिकली बात यहाँ पे अब आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, है ना, किस तरीके से निस्तारण होता है। तो एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मे बी रिफर्ड टू एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फर्स्ट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है? पार्टीज जहाँ पे अपना मामला लेके जाती हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रहता है कि अगर कोई भी हमारे बीच में आपसी दिक्कत आई तो हम जो भी मामला है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पे लेके जाएंगे, और अदरवाइज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसा ठीक लगे उसको, जैसा गवर्नमेंट बोलेगी या तो हम वैसा करेंगे या हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और पार्टीज़ के बीच में इसका प्रायर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आईडीए एप्लीकेबल होगी या ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट भी आइज ऑफ लॉ में वैलिड होना चाहिए। और उसके अंदर अवार्ड डिक्लेयर्ड जो है, द अवार्ड डिक्लेयर्ड द आर्बिट्रेटर शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी जज बैठता है, ठीक है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। मामला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हम आर्बिट्रेशन के तहत सेटल करेंगे। और आर्बिट्रेशन एक तरीके का प्री कोर्ट एग्रीमेंट सेटलमेंट होता है। आप समझिए इस तरीके से कि आर्बिट्रेशन प्री कोर्ट होता है, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में कहते हैं कि प्री लिटिगेटिव है। पार्टीज चाहती नहीं है कोर्ट में जाना, और क्योंकि कोर्ट में जाने से टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। आर्बिट्रेशन में ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं पार्टीज़ की, और क्विक डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट होता है। तो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होगा ना, जो भी आर्बिट्रेशन के बाद सलाह के करने के बाद जो भी चीज़ रिजल्ट आएगा वो 1 साल तक के लिए बस वैलिड होगा। 1 साल के बाद अगर आपको मान लीजिए सामने वाली पार्टी नहीं जाती, मान लीजिए अपने आर्बिट्रल अवार्ड को ऑनर नहीं कर रही है, तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं नेसेसरी डायरेक्शन के लिए। सिविल कोर्ट में ऑब्वियसली जा सकते हैं नेसेसरी डायरेक्शन के लिए कि उस आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स कराया जाए। और अदरवाइज आपके पास हमेशा चांसेस होते हैं, पावर होती है कि हाई कोर्ट में चले जाएं, बिकॉज हाई कोर्ट में फिर वो हाई कोर्ट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को बुलाती है जवाब के लिए, है ना।
इट शैल बी नॉर्मली एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट है उसका जो भी निस्तारण है वो गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाएगा। साथ ही साथ कंपेंसेशन दिया जाएगा वर्कमैन को अगर उसका ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर होता है। और दूसरी तरफ कई सारी अथॉरिटीज़ जैसे वर्क्स कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब प्रोवाइड किए गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। वर्क्स कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यहाँ तक जो कुछ भी है सब गवर्नमेंट द्वारा है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल्स, ये यूजली क्या होते हैं, बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिमूव करने के लिए। अब देखिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में नेसेसरी इंडस्ट्रीज जो हैं उनका मैनेजमेंट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अदरवाइज सभी जो भी लेबर लॉज हैं या जो कुछ भी है वो सब किसके अंदर आ जाता है, स्टेट लॉज के अंदर आ जाता है। जो लेबर कोड है अभी आपने देखा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसको अमेंड किया है, एक कंपाइल किया है 4 लेबर कोड्स में। रफली अराउंड 48 एक्ट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। करेक्ट है। तो ये काम भी लेबर मिनिस्ट्री ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि लेबर के ऊपर लॉज यूनियन नहीं बना सकता, यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटी वाले जो एरियाज हैं उसी के ऊपर वो बेसिकली लॉज बना सकती है। करेक्ट है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो पर्टिकुलरली आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आपको दिखाई देंगी। अब इसमें बात करें, ईच वन ऑफ दीज अथॉरिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड पीसफुल एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इंश्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है, तो सेक्शन 2K में, सेक्शन 2 क्लॉज K में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में आपको बताया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई भी ऐसा डिफरेंस जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो या बिटवीन एम्प्लॉयर्स हो या वर्कमैन हो, जहाँ पे किसी भी तरीके का उनका एम्प्लॉयमेंट से, काम से रिलेटेड या काम के अलावा कोई भी इशू इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन इफेक्ट हो रही है, ऐसे डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। कोई भी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिफरेंस जो कि काम कराने वालों में हो, ये हम देख चुके हैं। और फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अब हमने देख लिया, लेकिन अब हमको देखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो मेजर, जो डिफाइंड हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो है स्ट्राइक। सबसे पहला स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक का मतलब ये होता है जहां पे काम को सेसेशन हो जाता है, मतलब सेसेशन का मतलब होता है रुकावट, बाधक। तो काम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रुक जाता है। बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, किससे? जो एम्प्लॉयड हैं किसी इंडस्ट्री में, यानी काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन विद अ कंसर्टेड रिफ्यूजल है, मिली जुली भगत, मतलब एक साथ डिसाइड किया कि काम नहीं करेंगे। रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सारे वर्कर्स ने मिलकर आपस में डिसीजन लिया है। और एनी नंबर ऑफ पर्संस हु और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट, काम करने से मना कर दें या नया काम स्वीकार ना करें, दोनों कंडीशंस यहाँ पे कह रहा है। और कंसर्टेड रिफ्यूजल का ज़रूरी है यहाँ पे होना, यानी कि एक नहीं, नॉट एन इंडिविजुअल बट एट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ काम को रोक दें और ना करें, उसको हम कहेंगे स्ट्राइक। राइट। वहीं दूसरी तरफ लॉकआउट है। लॉकआउट का मतलब होता है टेम्पररी क्लोजिंग हो जाए किसी भी जगह की जहां पे आप काम कर रहे हैं, या काम का सस्पेंशन हो जाए, या एम्प्लॉयर्स के द्वारा रिफ्यूज़ल हो जाए कंपनी को खोलने में या किसी को काम देने में, राइट, और किसी को काम करने से कंटिन्यू करने में, उसको कहते हैं क्या, हम लॉकआउट। तो लॉकआउट एक तरीके से स्ट्राइक का ऑपोजिट है। लॉकआउट क्या है? स्ट्राइक का ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि लॉकआउट एम्प्लॉयर्स द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको जब काम ना करने दें, और दूसरी तरफ स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स द्वारा की जाती है। तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है स्ट्राइक और लॉकआउट में, इसको समझिएगा आप। देखिए, लॉकआउट वर्ड अपने आप सजेस्ट कर रहा है कि लॉकआउट, आपको ताला बंद करके बाहर कर दिया गया है, मतलब वर्कर को काम से निकाल दिया गया है। और स्ट्राइक का मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस, तो आप स्ट्राइक दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं काम करने से। It has been held by the courts that the suspension of work as a disciplinary measure does not amount to lockout। यानी कि अगर मान लीजिए किसी वजह से, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा आ रहा है कि वर्कर्स के बीच में कोई आपसी रंजिशें हो रही हैं, और उससे क्या हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, या किसी की भी हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो सकता है, तो मालिक डिसाइड कर सकता है कि आज हम फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, आज फैक्ट्री बंद रहेगी, उसको आप लॉकआउट नहीं बोलेंगे। ये एक तरह का डिसिप्लिनरी मेजर है, आईडीए के द्वारा रिकग्नाइज्ड है।
और किसी भी वजह से अगर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क कर दिया गया तो उसको ले ऑफ कहा जाता है, लॉकआउट नहीं। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क। लॉकआउट जो होता है वो टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द वर्कर होता है। लेकिन अगर किसी तरीके से आपको कंपनी बोल दे कि हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव इनफ फंड्स एंड वी कैनॉट पे यू फॉर द नेक्स्ट 6 months, तो वो क्या है, ले ऑफ हो जाता है। वो क्या है, ले ऑफ हो जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ले ऑफ के बारे में, राइट। ले ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ले ऑफ जो रहता है वो यूजुअली टेम्पररी नेचर का रहता है और रेंट्रेंचमेंट जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। तो आपको ये यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है घेराव। ये घेराव क्या होता है? घेराव मतलब होता है, घेराव देखिए अपराध है, घेराव करना किसी का अपराध है, ये वैलिड नहीं है आइज ऑफ लॉ में। इसका मतलब होता है जब वर्कर्स द्वारा मैनेजर्स को घेर लिया जाए और उनको धमकी दी जाए, वर्कर्स इलीगल तरीके से अपनी डिमांड को रखें, डरा धमका के अपनी डिमांड को रखें, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आ जाता है। सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी में इसको डिफाइन किया जाता है। और सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट को जो एक्सेप्शंस मिले हैं ट्रेड यूनियंस को प्रोटेस्ट करने के लिए, ट्रेड यूनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कानून दे देता है कि इन मामलों में अगर ट्रेड यूनियन कुछ कह रहा है तो ट्रेड यूनियन को कोई अपराध नहीं किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 17 जो है वो 120A का अपराध जब दर्ज होता है तो उसमें वैलिड नहीं होता। ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है, राइट, जब आप मालिक को बंद करके जान से मारने की धमकी दे के अपनी डिमांड्स को पूरा करें, राइट, क्योंकि ये कंसर्टेड एक्टिविटी मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि घेराव इलीगल है, लॉकआउट और स्ट्राइक जो है वो रेगुलेटेड हैं तो वो लीगल हैं। और जो स्ट्राइक है वो वर्कर्स द्वारा होती है, लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर्स द्वारा होता है। बेसिक सा डिफरेंस है, MCQ में आ सकता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। When the employees together decided in a concerted manner to refuse under common understanding of any number of persons to continue to work or to accept employment will amount to strike. This is the legal definition and I also wanted you to have a reads on it कि ये strike क्या होती है। जब एम्प्लॉयज़ एक साथ इन अ कॉन्सर्टेड मैनर रिफ्यूज़ अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट, इन अ कॉन्सर्टेड मैनर रिफ्यूज़ अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग to continue to work or accept employment. A general strike is one where there is a concert of combination of workers stopping or refusing to resume work. And in this case, National Textile Workers Union versus Sri Meenakshi Mills of 1951, the Supreme Court has already decided that if on the sudden death of a fellow worker, the workmen acting in concert refuse to resume that work, it also amounts to strike. Very, very important difference that the court has settled the position that any kind of cessation of work, if it is taken together by the body representing the workers or the workers itself, and that amounts to strike, right, whatever the case is. This is what the court has decided in 1951. What happens to the industrial relation after the strike? So when the workman refuses to work, काम करने से जब मना कर देता है, तो एम्प्लॉयर्स का जो रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप आपस में है वो ख़त्म नहीं होता है, जबकि उसको वो सस्पेंड हो जाता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, राइट। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हेन वर्कर इज़ रिफ्यूजिंग टू वर्क एंड हैज़ डिक्लेयर्ड स्ट्राइक अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स? A, that the relationship is permanently terminated. B, that the relationship is merely suspended until the dispute is resolved. C, that the parties immediately and mandatorily have to settle the matter through arbitration. D, none of the above. So when such type of MCQs will be asked where the descriptive options are there, जहाँ पे descriptive options भी होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इनके बीच में रिश्ता है एम्प्लॉयमेंट का वो सस्पेंड होता है, मेयरली टर्मिनेट नहीं होता है। और स्ट्राइक्स कितने भी नंबर की हो जाएं ये रिश्ता फिर भी सस्पेंडेड ही रहता है। और स्ट्राइक्स जो होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। कुछ तरीके की स्ट्राइक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक स्ट्राइक होती है गो स्लो तरीके की, जिसमें सीरियस केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वर्कर्स काम को धीमा कर देते हैं, रोकते नहीं हैं, धीमा कर देते हैं, गो स्लो स्ट्राइक। तो हम इसको कह भी नहीं सकते कि ये परफेक्ट तरह की स्ट्राइक भी होती है। दूसरी तरह की स्ट्राइक होती है हंगर स्ट्राइक, जो हमारे आज़ादी के टाइम पे हमने देखा, लेकिन प्रिजनर्स कर रहे थे।
यहाँ पे हंगर स्ट्राइक जब होती है कि वर्कमैन काम करने से मना कर दे, राइट, और अनशन पे चला जाए, खाना नहीं खाएंगे, कोई काम नहीं रुकेगा तो स्ट्राइक नहीं होगी। लेकिन अगर काम रुक जाता है, राइट, अगर काम रुक जाता है तो स्ट्राइक होती है। जस्ट बिकॉज आप काम कर रहे हो पर आप भूखे हो तो कहेंगे कि स्ट्राइक नहीं हुई है। तो स्ट्राइक होने के लिए ज़रूरी है कि आप काम भी नहीं कर रहे हैं और आप खाना भी नहीं खा रहे हैं। ऐसी स्ट्राइक को हंगर स्ट्राइक कहते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये। इसके बाद लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक होती है। ये स्ट्राइक जो होती है ये वर्कर्स यूनियन द्वारा सैंक्शन नहीं होती है। ये सडन फिट ऑफ डिसएग्रीमेंट में होती है जहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए वर्कर्स एकदम से प्रेशर बनाते हैं, राइट। ये स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक है जो कि ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव मना कर रहा है कि नहीं नहीं भाई वर्कर देखो काम मत बंद करो, स्ट्राइक मत करो, और वहीं वर्कर्स कहें कि हम तुम्हारी भी अब नहीं सुनेंगे, तुमको हमने चुना है, रिप्रेजेंटेटिव तुम हमारे हो, तुम हमारी बात नहीं कर रहे, तुम मालिक के इशारों पे नाच रहे हो, और वो काम करने से मना करते हैं। तो सडनली ऐसी स्ट्राइक को लाइटनिंग या वाइल्ड कैट स्ट्राइक होता है कहा जाता है। और वर्कर्स के राइट को इस समय फिर कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बिकॉज न्याय संगत तरीके से अपनी बातों को रखना ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि ये नहीं आता है। तो ऐसी स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट किया जाता है, राइट। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जहाँ तक बात है 20 सर्विसेज जो हैं उसके तहत तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये लाइटनिंग स्ट्राइक। सेक्शन 22 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी ये कहा गया है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाली चीज़ों में लाइटनिंग या वाइल्ड कैट स्ट्राइक नहीं आ सकती। तो हमने देखी 3 तरह की स्ट्राइक्स जो होती हैं यहाँ पे। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स पे। रुकावटें, कानून आपको रोक रहा है, आपको मना कर रहा है कि आप स्ट्राइक या लॉकआउट मत करिए। तो सेक्शन 22 और 23 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, हम जनरली इनको समझेंगे। कोई भी पर्सन जो है वो स्ट्राइक को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं लेके जाएगा। नो पर्सन एम्प्लॉयड शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। देखिए पहली चीज़ ही आपको ये चीज़ कर दी गई है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयड हो, राइट, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, एग्रीमेंट हो चुका है आपका आपस में, तो आप क्या करोगे, स्ट्राइक किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। समझे बात को आप। दूसरी तरीके से अगर आपको स्ट्राइक करनी भी है तो आप नोटिस ऑफ स्ट्राइक टू द एम्प्लॉयर दोगे विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। यानी कि 6 वीक्स का मतलब हो जाता है 1 महीना, कंप्लीट पूरा महीना, और 2 हफ्ते और तो मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि 1.5 महीने पहले अपने एम्प्लॉयर को, आपको 1.5 मंथ्स बिफोर यू हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर दैट 1.5 महीने बाद अगर आपकी बात सुनी नहीं गई तो आप स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कि आप एम्प्लॉयर को सफिशेंट टाइम दे रहे हो सोचने का। और नोटिस देने के विद इन 14 डेज तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भाई प्रेशर बनाने के लिए मान लेते हैं कि आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को आपने नोटिस भेजी, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब आप जोड़ दीजिए 1 महीने के बाद अगर बात करें तो 10 मई हो जाएगा, और 10 मई में और हम जोड़ दें 15 दिन तो 25 मई हो जाएगा, राइट। तो आपको स्ट्राइक का डे 10 अप्रैल को अगर नोटिस आप दे रहे हो तो स्ट्राइक का डे क्या होगा, 25 मई होगा। ये होगा स्ट्राइक डे, कानून भाषा में ये वैलिड होगा। अब वहीं पे आपको ये लॉ कह रहा है कि 10 अप्रैल को में 14 जोड़ देंगे अपन तो हो जाएगा ये 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल तक आप किसी भी कीमत में, ये 14 डेज जो हैं इसमें आप किसी भी कीमत में स्ट्राइक नहीं कर सकते। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगर कर भी रहे हैं तो आपको 6 हफ्ते पहले बताना है, 6 हफ्ते के बाद ही स्ट्राइक करनी है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में है तो आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। यानी कि सबसे पहले आपको मना कर रहा है स्ट्राइक मत करो, फिर बता रहा है कि अगर करना है तो कैसे करो, और कह रहा है कि कब तक तो आप कर ही नहीं सकते, राइट। Before the expiry of the date of strike specified in any such notice aforesaid, during the pendency of any conciliation proceeding, before the expiry date of the strike specified in any such notice as aforesaid, right? एक्सपायरी डेट ऑफ द स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस का मतलब यह है कि अगर आपने मना किया था कि आप इस तारीख तक स्ट्राइक नहीं करेंगे और आपने कर दी तो ये भी इलीगल स्ट्राइक होती है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। अब कंसिलिएशन ऑफिसर जो होता है ये सरकारी एजेंट होता है जो कि आता है मामले को ख़त्म करने के लिए, और कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग जब हो रही होती है तो उस दौरान आप स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि मामला ऑलरेडी सरकार सुन रही है आपसे।
और यही है ट्राईपार्टाइट सेटलमेंट का एक हिस्सा। यहाँ पे 3 पक्ष रहते हैं और कंक्लूजन मान लीजिए हो गया, कंसिलिएशन हो गया। अब कंसिलिएशन में जो जो भी चीज़ें अवार्ड होता है, जैसे जो जजमेंट आता है, इसको जजमेंट नहीं कहते, कानूनी भाषा में इसको अवार्ड कहते हैं। तो कंसिलिएशन अवार्ड बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। कंसिलिएशन यूजुअली गवर्नमेंट इसलिए कराती है क्योंकि गवर्नमेंट को रहता है कि भाई देखो एसेंशियल सर्विसेज हैं और काम नहीं रुकना चाहिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए गवर्नमेंट कंसिलिएशन करवाती है, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन नहीं कराती है। क्योंकि आर्बिट्रेशन 2 पक्षों के बीच में आपसी सहमति से होता है। जब आपसी सहमति नहीं हो पा रही है तो किसी तीसरे पर्सन को आना ही पड़ता है, राइट, जिसका दोनों से कोई लेना देना हो, तो वो कंसिलिएशन होता है, गवर्नमेंट कराती है। तो आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते और कंसिलिएशन अवार्ड के बाद 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस क्यों है? कहते हैं कि यहाँ पे देखिए लॉकआउट या स्ट्राइक है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको क्या देना है, नोटिस देना है। और द नोटिस ऑफ द लॉकआउट और स्ट्राइक अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर देर इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस अ स्ट्राइक or as the case may be lockout in the public utility services, but the employer shall send intimation of such lockout or strike on the day on which it is declared to such authority as may be specified by the appropriate government, either generally or for a particular area or for a particular class of public utility services. Now it is telling you that for certain things you need not to, आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है जब ऑलरेडी एक स्ट्राइक चल रही हो, राइट। लेकिन नोटिस देने की ज़रूरत आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए पड़ जाती है। इफ़ ऑन एनी डे एन एम्प्लॉयर रिसीव्स फ्रॉम एनी पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम एनी सच नोटिस एज रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और गिव्स टू एनी पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम एनी सच नोटिस एज रेफर्ड इन सबसेक्शन 2, he shall within 5 days thereof report to the appropriate government or to such authority as that government may prescribe the number of such notices received or given on that day. अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर को जो नोटिस आ रहा है स्ट्राइक का, वो किसी ऐसी यूटिलिटी सर्विसेज के लिए आ रहा है और आपको ये सूचना तुरंत मिल रही है मे बी, है ना, या किसी वर्कर को मिल रही है या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को वर्कर्स दे रहे हैं ये नोटिस कि भाई हम देखो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो उस एम्प्लॉयर का काम है कि 5 दिन के अंदर अंदर सरकार को बताए। तो ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 5 दिन के अंदर अंदर में बेसिकली क्या होता है, 5 दिन के अंदर अंदर में आपको सूचना दे देनी है ना। आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स का कंसिक्वेंस क्या होता है। तो भाई देखो पेनाल्टी हो सकती है इलीगल स्ट्राइक के लिए और इलीगल लॉकआउट के लिए भी पेनाल्टी है। सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 27 में कोई भी वर्कमैन जो कि कंटिन्यू करता है या शुरू करता है अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ स्ट्राइक जो कि इलीगल है, उसको पनिश किया जाएगा विच में एक्सटेंड टू ₹50 और विथ फाइन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक फैक्चुअल इनकरेक्शन हो गया है और यहाँ पे ये ₹50 जो है ये तो फाइन है, ₹50 जो है ये तो फाइन है। इसमें जो ये मिस्टेक मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे टर्म है 1 ईयर, 1 मंथ, 1 महीने की सज़ा हो सकती है आपको या ₹50 तक का फाइन हो सकता है। और इलीगल लॉकआउट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो इंस्टिगेट करता है या इंसाइट करता है अदर्स टू टेक पार्ट इन और अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ स्ट्राइक और अ लॉकआउट विच इज इलीगल शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन एंड एक्सटेंड टू ₹1,000 और बोथ। तो जैसा कि आपको पता है जो एम्प्लॉयर होता है, काम कराने वाला होता है, उसको सज़ा ज़्यादा है ना, उसको 6 महीने तक की सज़ा है और फाइन भी उसको ज़्यादा है। और वहीं वर्कर को 1 महीने तक की सज़ा है, 1 मंथ तक की सज़ा है और ₹50 का जो है वो फाइन है। भी बहुत याद रखिएगा, इलीगल लॉकआउट और इलीगल स्ट्राइक की पेनाल्टी। अगर पेनाल्टी है फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड फॉर इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, अगर कोई पैसा देता है, सेक्शन 28 में कहा जाता है कि जो जानबूझ के किसी भी तरीके का मनी प्रोवाइड करता है स्ट्राइक को सपोर्ट करने में या लॉकआउट को कराने में, उसको 6 महीने तक की सज़ा है और उसको भी 1,000 तक का जुर्माना है। तो आप इलीगल स्ट्राइक करवा भी नहीं सकते, उकसा भी नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टीज यूजली ऐसा करती हैं, तो आप करेंगे तो आपको भी 6 महीने की जेल हो जाएगी। ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, उसके सभी जो भी पार्ट है उसका ट्रेड यूनियन का, मान लिया जाएगा कि उसकी भी सहमति थी स्ट्राइक और लॉकआउट में, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट में। अब मशीनरी देखते हैं फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग, ये मशीनरी समझिए। तो एक है वॉलंटरी मेथड्स, दूसरे हैं गवर्नमेंट का तरीका और तीसरे हैं स्टैट्यूटरी मेथड्स। अब ये वॉलंटरी मेथड्स जो हैं ये आपसी सहमति से होते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव
वे है, और स्टैट्यूटरी मेजर्स हम कह सकते हैं कि ये लेजिस्लेटिव तरीका है मामले को सेटल कराने का। वॉलंटरी मेथड्स में आपस में एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बना लो, ट्राईपार्टाइट मशीनरी को गवर्नमेंट को सूचना वूचना देकर रिजॉल्व करा लो, कंसीलिएशन करा लो, इसको कहते हैं कंसीलिएशन करा लो। वर्कर्स को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले पूछ लो, पार्टिसिपेट कर लो क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वर्कर खुद ही स्ट्राइक नहीं करेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो कह रहा है उसके तहत बात हो जाए तो भी सही है। तो ये वॉलंटरी मेथड्स हैं जो कि वर्कर और एम्प्लॉयर आपस में कर सकते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें तो गवर्नमेंट फिर लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट और सेंट्रल लेवल्स पे लॉज जो है वो लगाता है, राइट, जहाँ पे जिलाधिकारी के पास कुछ पावर रहती है, लेबर कमिश्नर होता है। उसी के बाद अब इसके अंदर देख सकते हैं आप, लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी कई सारे तरीके हैं। एक वर्क्स कमेटी है, कंसिलिएशन बोर्ड है, आर्बिट्रेशन है, कोर्ट है, और फिर लेबर कोर्ट के मामले, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मामले, नेशनल ट्रिब्यूनल के मामले। एडजुडिकेशन का मतलब कोर्ट में मामला लेके जाना है। इंक्वायरी का मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब यही हो सकता है कि कोई सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उसके अंदर आपस में ये लोग डिसाइड कर लें। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन तो दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम कोई भी मामला आर्बिट्रेशन से ख़त्म करेंगे। कंसिलिएशन वो हो गया जो सरकार करवा दे कंसिलिएशन बोर्ड के तहत, और वर्क्स कमेटी हो गया जिसमें दोनों हिस्सेदारी रखते हैं, वर्कर्स भी रखते हैं और एम्प्लॉयर्स भी रखते हैं। तो ये सरकार ने बना रखे हैं तरीके। उसके बाद स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिए गए हैं और स्टेट एक्ट्स में दिए रहते हैं अलग अलग स्टेट्स की। तो ये पूरी मशीनरी है जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात हो जाएगी। लेक्चर के पीडीएफ पे आप टेंशन मत करिएगा, आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, 5-5 लेक्चर्स का पूरा जो भी नोट्स रहता है ना वो एक साथ मिल जाएगा। तो आप अभी कोशिश करिए कि आप पेन और पेपर लेके बैठे रहें और लेक्चर में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलें। ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में करवा दीजिए, ताकि जो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वर्कर्स, वो उसकी पोजीशन में आ जाएं और डिसीजन मेकिंग में बना लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का उनको पार्ट बना लीजिए। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, वो वैसे भी डिस्प्यूट नहीं करेगा। जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली एक तरीके की सेंस ऑफ अथॉरिटी उसके अंदर दे देता है, कहता है कि नहीं यार देखो मालिक हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना सारा काम हमारे भरोसे छोड़ रखा है, लेकिन हमारी बात को सुनने के लिए रेडी हैं, हम ही को कह रहे हैं कि डिसाइड कर लो कब छुट्टी चाहिए तुमको। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्कर खुश रहता है और जनरल एरिया जो उसको मैनेजरियल फंक्शंस है, ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैनेजमेंट उसी के हाथ में है, तो वो वैसे भी क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। और इट प्रोवाइड्स द वर्क टू गेट इंटीग्रेटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड मेक हिम और हर द जॉइंट पार्टनर इन द एंटरप्राइज। ये सब तरीके पे बात हो रही है जो ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म है, जहाँ पे वर्कर्स और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे कंसिलिएशन आपने देखा था और आपने आर्बिट्रेशन जैसी चीज़ों को देखा है। इन सब से ये सारे तीनों फ़ायदे होते हैं। और अब यहीं पे हम अपने इस वाले लेक्चर 3 को ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मशीनरी क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, आईडीए के अंदर स्टैट्यूटरी मेजर्स क्या हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, नेगोशिएशन और एडजुडिकेशन जो है वो क्या चीज़ है। और इसके बाद ये लेक्चर 4 में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं और उनका जो सेटलमेंट है वो हमारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद लेक्चर 5 में जब हम पहुंचेंगे तो हम लेबर लॉज के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कौन कौन से लेबर लॉज हैं जिसका किसी भी वर्कर को कहीं पे भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और उसी में हम लेबर जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को देखना मत भूलिएगा, हमारे चैनल में जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए प्रॉक्सी ज्ञान को। और लेक्चर 4 आपको कल मिलेगा, लेक्चर 5 आपको परसों मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।